अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या होती है, बहुत आसान तरीके से 2 मिनट में आज आप समझने वाले हो। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण, और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सही समझना है। और बात करना है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी बहुत आसानी से आज समझने वाले। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक कम समझ में आता था या समझ में नहीं आता था, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद, आज की इस क्लास को देखने के बाद ये टॉपिक एकदम क्लियर होने वाला है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि क्या होती है। और एक चीज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, आपसे या तो पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, या आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर होता है, इसको बताइए। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज आपका अंतर भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसकी परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ समझने वाले। ठीक है, तो बस आपको करना क्या यार, इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लो, ये आपका जो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, उसी का टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि। ठीक है, तो सिंपल से इसके पहले वाले वीडियो पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था, वेग स्थिरांक के बारे में, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये सब हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि क्या होती है, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता बहुत आसान है। ठीक है, समझते रहना बस। अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता क्या होती है, सबसे पहले आणविकता को समझते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से समझो तो लिखा आणविकता मतलब अणुओं की संख्या। कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। अगर किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसे ही आणविकता बोला जाता है। ठीक है, किसी भी आपका अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। यहाँ पे आप परिभाषा लिख सकते हो, किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या में अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। ठीक है, संख्या को आणविकता, ठीक है, आणविकता, इसे इंग्लिश में मोलेकुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलेकुलरिटी, ठीक है, मोलेकुलरिटी बोलते हैं इसे, मोलेकुलरिटी या आणविकता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा एकदम आसान सी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया, उसमें जो अभिकारक अणुओं की जितनी भी संख्या होगी, जितने भी अभिकारक अणु उस अभिक्रिया में उपस्थित होंगे, वही उसकी आणविकता, मोलेकुलरिटी कहलाएगी। ठीक है, आप देखो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, उसमें आप अगर कोई परिभाषा लिख रहे हो तो कोशिश करो उसका उदाहरण जरूर दो। अगर इतनी छोटी सी परिभाषा लिख दोगे तो कोई भी नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसका उदाहरण दे दिया, तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका उदाहरण देते हैं अब। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हो। यहाँ पे हम मान लो आपको एक अभिक्रिया दे रहे हैं, जैसे CH3COOH, इसका नाम सबको याद रखना है। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जब इसकी अभिक्रिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तब होता क्या है देखना, यहाँ से सिंपल ये CH3COO और ये Na मिलके CH3COO Na बना लेता है, और ये जो OH और यहाँ का जो H बचता है वो H2O बना लेता है। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। जब एसिटिक अम्ल और NaOH मिलते हैं तो यहाँ से सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बस ये अभिक्रिया देखो, CH3COOH और NaOH मिला, CH3COONA और H2O बना। अब ये एक अभिक्रिया है, तो कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या, इस टाइप से, उसमें इधर वाला जो होता है इसे अभिकारक बोलते हैं, और तीर के इधर वाला जो होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। बस इतना याद रखो। ठीक है, अभिक्रिया में इस साइड का जो, जैसे ये है या और भी अणु हो, इस साइड के जितने होंगे, तीर के इस साइड के, उन्हें अभिकारक बोला जाएगा, और तीर के इस साइड के जो होंगे उन्हें उत्पाद बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ये आपके क्या है, ये दोनों अणु आपके अभिकारक अणु कहलाएंगे, ये दोनों अणु आपके क्या कहलाएंगे, उत्पाद के अणु कहलाएंगे। तो आणविकता की परिभाषा कहती है किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता बोला जाता है। तो यहाँ पे अभिकारक के अणु कितने, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, मतलब इसकी आणविकता कितनी है, 2। इसकी आणविकता कितनी है, 2 है।
बस ये सिंपल सी बात है, आणविकता इसी टाइप से निकाली जाती है। ठीक है, मतलब आपका कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। और भी कोई अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे N2+H2 से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जैसे अमोनिया बनता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, 3 का गुणा यहाँ पे 2 का गुणा। यहाँ पे देखोगे एक अभिकारक अणु ये एक, ये यहाँ पे भी 2 अणु है तो इसकी भी आणविकता 2। बस ये ध्यान दो, इधर वाले आपके अभिकारक होंगे, उधर वाला उत्पाद होगा। अभिकारक अणुओं की संख्या को हम लोग आणविकता कहेंगे। ठीक है, अभिकारक अणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, आणविकता बोलेंगे। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आणविकता की परिभाषा क्लियर है। अब बात करते हैं कोटि, जिससे कोटि भी समझो तो वो भी आसानी से समझ में आए। सबको आणविकता और कोटि एक ही जैसा लगता है, लेकिन आणविकता अलग है, कोटि अलग है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगती है अब अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है। आप इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसे बोल सकते थे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की आणविकता। ये है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होती है, देखो कोई भी अभिक्रिया उसमें जो अभिक्रिया की कोटि होती है ना, ये प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। इसमें तो बता दिया गया कि अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता है, लेकिन इसमें जो वेग व्यंजक होता है, अभी वेग व्यंजक भी समझा देंगे। वेग व्यंजक में जो आपका अभिकारक अणु होते हैं उनकी जो घात होती है उसके योग को कोटि बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर बहुत अच्छे समझाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को देखो, यहां से लिखते हैं अभिक्रिया के वेग व्यंजक, या आप इसे वेग समीकरण भी बोल सकते हो, या वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद की घातों के योग को, ठीक है, सांद्रता पद की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा इसकी भी है कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद की घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता वेग व्यंजक क्या होता है या वेग समीकरण क्या होता है। सबसे पहले वो समझो। देखो, अगर कोई भी अभिक्रिया है, ध्यान समझना, जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें 2 अभिकारक अणु हैं जिससे उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया होती है, इसको इस साइड में यहाँ पे समझा जाएगा वेग व्यंजक को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले, वेग व्यंजक को। ठीक है, इसको अलग नोट कर लेना। वेग व्यंजक समझने के लिए आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले अभिकारक अणु होता है, जिससे क्या बनता है, उत्पादक अणु बनता है। ठीक है, एक अभिकारक अणु होता है, जैसे 1 या 2 अणु, कुछ कितने भी अणु हो सकते हैं, बस ये समझो अभिकारक होता है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। ये है किसी भी अभिक्रिया का काम। ठीक है, जैसे कोई भी अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे N2+H2, जिससे क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका 2 का गुणा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पे 3 का गुणा हो जाएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन में किसी चीज का गुणा नहीं है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में 3 का गुणा, NH3 में 2 का गुणा, नाइट्रोजन में किसी का गुणा नहीं, तो इसको 1 मान सकते हो कि 1 का गुणा है। ठीक है, इतना मान सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसके पहले वीडियो पे भी आपको समझा दिया था, जैसे नाइट्रोजन पे 1 का गुणा, हाइड्रोजन पे 3 का गुणा, NH3 पे 2 का गुणा, तो ये जितने गुणे लगे हैं ना, ये अंकों के जो गुणे लगे हैं, इनको बोला जाता है रस समीकरण मिति गुणांक। क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक, ये याद रखना। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर का गुणा है इन पे, इन्हें बोला जाता है रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बस समझते रहो, रस समीकरण मिति गुणांक बोला जाता है। तो अगर इस अभिक्रिया को इस टाइप से हम माने कि मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है इस टाइप से, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, जिससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जिससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ध्यान से देखो, ये A और B क्या है, ये अभिकारक है। ये जो बड़ा वाला A और बड़ा वाला B है, ये अभिकारक। जैसे इसकी जगह समझ लो N2 है, B की जगह क्या है, H2। ये जो छोटे वाले A और B देख रहे हो, ये क्या चीज है, ये छोटे वाले A और B क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। लिख दो चाहे तो यहाँ पे, जहाँ A व B, जहाँ स्मॉल वाले A व B क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक। नाम इसका थोड़ा सा बड़ा है, गुणांक। ठीक है, रस समीकरण मिति गुणांक इसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये A और B यहाँ पे क्या हो गया, रस समीकरण मिति
गुणांक हो गए। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखो, अब जो वेग होता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो पे जब आपको वेग पढ़ाया था, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो उसमें हमने ये समझा था कि जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। आप वेग को इस टाइप से लिख सकते हो dx/dt। ठीक है, ऐसे लिखो। या अभिक्रिया के वेग को क्या बोला जाता है, रेट, RATE, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसे वेग को R से लिख सकते हो, समानुपाती सांद्रता को C से लिख सकते हो। तो R समानुपाती होता है C के। जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो R बराबर हो जाता है K × C। तो R बराबर क्या हो जाता है, K × C। जहां R अभिक्रिया का वेग है, K आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और C अभिकारक की सांद्रता, ये चीज होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो जो वेग समानुपाती होता है वो होता है सांद्रता के, किसकी सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के। ठीक है, वेग जो समानुपाती होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वेग को R से लिख सकते हो, R समानुपाती किसके हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से, A और B, तो A और B की सांद्रता लिखने के लिए इस टाइप से कोष्टक में लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे A की सांद्रता लिखनी है तो A को इस टाइप से कोष्टक में लिख दो, B की सांद्रता लिखनी है तो B को इस टाइप से कोष्टक में लिख दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को देख लो। वेग समानुपाती सांद्रता के होता है, ये हमने बताया। यहाँ से R समानुपाती A और B कोष्टक में लिखा गया, मतलब A की सांद्रता, इसको कोष्टक में लिखा गया मतलब B की सांद्रता। A और B क्या है, यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B क्या, अभिकारक अणु है। स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, रस समीकरण गुणांक। ठीक है, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेग समानुपाती सांद्रता के तो R समानुपाती A और B के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो वेग होता है उसमें ये जो आपका अभिकारक अणु की सांद्रता है, इनकी कुछ घातें होती है। इसकी घात यहाँ पे x हो जाएगी, A की घात, और B की घात हो जाएगी y। ठीक है, जहां लिख सकते हो, जहां x व y घाते हैं। ठीक है, किसकी घाते हैं, अभिकारक अणु की। लिख देना चाहे तो जहां x और y क्या है, अभिकारक अणु की घाते हैं। और इन x और y का मान जो होता है प्रयोगों द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो x और y है इनका मान प्रैक्टिकल के द्वारा, घातों का जो मान है वो प्रैक्टिकल प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है वो आपको आगे पता भी चलेगा। ठीक है, बस अभी इतना समझो। R समानुपाती A की पावर x, B की पावर y। यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, आपको पता है एक नियतांक आता है K, ठीक है, इंटू A की पावर x, B की पावर y। यही जो आपका आता है ना, यही आपका वेग व्यंजक या वेग समीकरण होता है। ठीक है, R बराबर K इंटू A की पावर x, B की पावर y, यही आपका वेग व्यंजक या वेग समीकरण होता है। यहाँ पे K क्या है, K को वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट बोला जाता है। R अभिक्रिया का वेग है, ये जो A कोष्टक में लिखा मतलब अभिकारक A की सांद्रता है, जो B कोष्टक में लिखा है अभिकारक B की सांद्रता है। ये जो x और y है ये अभिकारकों की घातें हैं x और y। ठीक है, इनका मान प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। अब हम यहाँ पे समझ क्या रहे थे, अभिक्रिया की कोटि। वेग व्यंजक समझ गए कि नहीं, वेग व्यंजक कभी पूछा जाए बस यही लिख देना, R बराबर K इंटू A की पावर x, B की पावर y, जहाँ A और B अभिकारक की सांद्रता, x और y उनकी घातें हैं। ठीक है, K वेग स्थिरांक, R अभिक्रिया का वेग, बस इतना समझो। ठीक है, ये हमने केवल निकाल के आपको बताया कैसे निकलता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अब यहाँ से हमने अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की परिभाषा ये बताई कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके नीचे आप लिखोगे वेग व्यंजक। वेग व्यंजक क्या है, यहां से लिख लो R बराबर K इंटू A की पावर x, B की पावर y, यही आपका वेग व्यंजक है। परिभाषा बोली गई है अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद। सांद्रता पद कौन है, यही अभिकारक A की सांद्रता और अभिकारक B की सांद्रता, इनकी घातें कौन कौन सी है, x और y। पढ़ लो, सांद्रता पद की घातों, तो सांद्रता पद A और B है तो इनकी घातें x और y, इनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब यहाँ से जो कोटि आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इन्हीं सांद्रताओं की घातों का योग। मतलब यहाँ पे इसकी घात x है, इसकी घात y, तो x और y का योग, यही आपका कोटि हो जाएगी। कोटि बराबर x प्लस y, बस यही है अभिक्रिया कोटि, बस कुछ नहीं इसमें। ठीक है, मतलब वेग व्यंजक में उपस्थित जो सांद्रता पद है, जैसे A की सांद्रता और B की सांद्रता, इनकी जो घातें x और y हैं उनके योग को, उनके जोड़ को ही अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, तो उदाहरण यहाँ पे हम एक दे देते हैं। ठीक है, देखो नीचे शायद दिखना चाहिए, वैसे हम देखो ऊपर से लिख रहे हैं उदाहरण इसी अभिक्रिया का दे दो, ये जो ऊपर लिखी है CH3COOH प्लस NaOH, जिससे बना CH3COONA
प्लस H2O। यही अभिक्रिया ऊपर वाली देख लो, ठीक है। अब कोटि जब भी निकालने को कहे, कोटि के लिए तुरंत वेग व्यंजक लगाना, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा, K तो आपका होगा ही होगा। अभिकारक कौन होते, इधर वाले अभिकारक होते कौन कौन है, CH3COOH और NaOH। तो इसकी सांता सबसे पहले CH3COOH की, इसके बाद NaOH की सांता, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था, A और B की लिखी गई थी, A और B थे ना अभिकारक, तो A और B की सांता। अब इसके पहले अगर देखोगे CH3COOH के पहले किसी चीज का गुणा नहीं है, मतलब एक माना जाएगा तो इसकी घात 1 हो जाएगी। NaOH के पहले किसी का गुणा नहीं, मतलब इसकी घात भी 1 हो जाएगी, तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे CH3COOH की घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो दोनों की घातें हैं, तो कोटि निकालने के लिए घातों को जोड़ना पड़ता है। तो कोटि निकालने के लिए घातों को जोड़ देंगे, कोटि बराबर दोनों की घातों जोड़ दो, 1 + 1 = 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। कह सकते हो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नीचे अगर दिख ना रहा हो तो रुको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे का दिख रहा है कि नहीं। आप देखो शायद आपको पूरा चीज दिख रहा होगा। देखो ये अभिक्रिया थी CH3COOH NaOH CH3COOH ने प्लस H2O। जैसे यहाँ पे लिखा था वेग समानुपाती A की पावर x B की पावर y, x और y इसकी घातें थी, हमने कहा था प्रयोगों द्वारा निकलेंगी। तो यहाँ पे आपका जब वेग व्यंजक लिखा गया R बराबर K × अब यहाँ पे अभिकारक ये दोनों हैं, तो इसकी पावर क्या लिखी जाएगी, इसके पहले जिसका गुणा होगा वही लिख देना। 1 का गुणा था तो 1 लिख जाएगा, यहाँ किसी का गुणा नहीं तो 1 ही तो माना जाएगा। फिर यहाँ पे NaOH है, इसकी घात भी 1 हो जाएगी। अब क्या है, इनकी घातें जैसे यहाँ पे x और y थी, यहाँ पे घातें क्या 1 और 1, तो इन दोनों को 1 और 1 को जोड़ दो, यही कोटि आ जाएगी 2। यही द्वितीय कोटि के 2 का मतलब द्वितीय कोटि। अगर 1 आती तो प्रथम कोटि, 3 आती तृतीय कोटि, ठीक है। इस टाइप से आप कोटि निकाल सकते हो। तो ये है अभिक्रिया कोटि, ये है अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ चीज नहीं इसमें, बस मेन आपको क्या है यहाँ पे समझने का प्रयास करना। देखो आणविकता पे ये है कि अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता बोलेंगे। ये जैसे दोनों अभिकारक अणु थे, इनकी संख्या को आणविकता बोला गया। दो अणु थे इसलिए आणविकता 2। कोटि पे क्या होगा, कोटि पे अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित, आपको इसमें वेग व्यंजक में चेक करना। वेग व्यंजक में जो चीज आ रहा होगा उसकी पावर ही आपका कोटि कहलाएगी, उसकी पावर का योग, उसकी पावर का योग, उनकी घातों का योग। यहाँ पे पावर क्या थी, x और y, तो x और y का जो योग आया, जैसे यहाँ पे आपकी पावर क्या है 1 और 1, तो 1 और 1 का जो योग आया वही कोटि हुई, कोटि 2 आ गई। तो यहाँ से क्या कहा गया, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये सिंपल सी परिभाषा अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि की। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया, पूरी कोशिश किया समझाने की, ठीक है। सबसे पहले वेग व्यंजक जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है वेग व्यंजक बताओ, तो यही होता है, ठीक है। इस टाइप से वेग व्यंजक, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि। आप समझते हैं आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, क्योंकि 3 नंबर पे वो भी पूछा जा सकता है पेपर में कि आणविकता और कोटि में अंतर बताओ। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करो, आप आणविकता और कोटि में अंतर समझते हैं, तो जल्दी से नोट करो। तो अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। परिभाषा उदाहरण तो देख लिया, अब इसमें आपका अंतर को समझते हैं। बहुत आसान से समझना, इसके ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लो चल दो, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ये जान लो, ठीक है। तो देखो पहला अंतर यहाँ समस्या, आणविकता तथा कोटि में अंतर, हेडिंग लगी हुई है, पूछा जाए इसी टाइप से लिखना है। पहला अंतर ये कहता है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। पहला अंतर ये कहता है अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब है ये हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से पूर्ण संख्या के रूप में रहेगी। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक का क्या मतलब, जैसे 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, इस टाइप से, ठीक है। मतलब आणविकता जो होगी सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4, लेकिन जो कोटि है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसे 1/2 1/3 2/3। पहला अंतर ये है, ठीक है, कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। ये पहला अंतर है आणविकता और कोटि में। दूसरे अंतर की बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता जो होगी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन अभिक्रिया की कोटि, जबकि कोटि शून्य हो सकती है, कोटि शून्य हो सकती है लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। कोटि कैसे शून्य हो सकती है, एक अभिक्रिया जैसे है ये वाली N2 + H2 जिससे बनता है अमोनिया, ठीक है।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है। देखोगे यहाँ पे 3 का गुणा कर दे तो 3H2, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, ये पूरी अभिक्रिया बैलेंस है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बना, अमोनिया NH3। ये अभिक्रिया शून्य कोटि की क्यों है ये समझना। देखो जब भी कोई जैसे आपका अभिकारक अणु, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, अमोनिया NH3 भी एक गैस है, तो जब भी गैस होगा तो उसमें क्या होगा, जब वेग व्यंजक आप निकालोगे, वेग बराबर के, आपका अभिकारक कौन है N2 और ये दूसरा अभिकारक कौन है H2। तो जब भी आपका गैस होगा, जैसे अभिकारक अणु दोनों ही अभिकारक अणु गैस है, तो तब क्या होगा, तब जो x और y का मान होगा वो 0 होगा। ध्यान समझो, वेग व्यंजक क्या था, वेग बराबर या r बराबर, वेग लिखो या r लिखो, बात देखिए, r बराबर k a की पावर x b की पावर y, ठीक है, ये होता है वेग व्यंजक। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। कब 0 होगी, जब सभी चीजें गैस होगी। देख सकते हो अभिकारक अणु दोनों ही गैस है, तब इसकी x और y की जगह 0 लिखेंगे, और जब x और y 0 होता है तब कोटि अगर निकाली जाएगी तो ये 0 और ये 0 मिल के आपका 0 + 0 मतलब 0, क्योंकि x और y को जोड़ा जाता है ना घातों को, तो 0 0 घाते, तो 0 0 को जोड़ोगे तो कोटि 0, मतलब अभिक्रिया किस कोटि की, शून्य। लेकिन अगर यहाँ पे आणविकता की बात करें, आणविकता की परिभाषा ये कहती है कि अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एक अभिकारक अणु नाइट्रोजन, दूसरा अभिकारक अणु हाइड्रोजन, 2 है, तो यहाँ से आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, मतलब आणविकता 2 हो गई लेकिन कोटि 0। तो यही कहा गया है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती, आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन कोटि शून्य हो सकती। कब शून्य होगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर जैसे गैस गैस है सभी चीजें, तो यहाँ पे आपका x और y की जगह हम लोग क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ से कोटि निकालने के लिए x और y को जोड़ा गया, मतलब घातों को जोड़ा गया, तो 0 + 0 हो गया 0, ठीक है। तो ये चीज होता है कोटि 0। आणविकता क्या होती है, आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या है, तो नाइट्रोजन का एक अणु, एक हाइड्रोजन का अणु, दोनों अभिकारक अणु है, तो 2 अणु होने की वजह से आणविकता 2, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो दूसरा अंतर समझ गया, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होगी, लेकिन कोटि शून्य भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा अंतर समझे अगर, तो किसी अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान या भिन्न हो सकती है। किसी अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। कभी कभी देखने को मिलेगा, मान लो आणविकता भी 2 हो गई, कोटि भी 2 हो जाएगी, ये क्या है, समान है, आणविकता 2 कोटि 2, मतलब कभी कभी समान भी मिलेगा, कभी कभी कोटि भिन्न भी मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो आणविकता 2 है और कोटि 0, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। आणविकता 2 है लेकिन कोटि 0, तो कभी अलग भी मिल सकती है आणविकता और कोटि, कभी कभी आणविकता कोटि समान भी मिल सकती है, ठीक है। ये आपका तीसरा अंतर है। चौथा अंतर ये, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, जबकि कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, मतलब जिनकी सांद्रता इस अभिक्रिया के वेग व्यंजक को निर्धारित करती है, उसे कोटि कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या चौथे अंतर पे परिभाषा लिख दी गई है आणविकता और कोटि की, कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, और कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये सिंपल से 4 अंतर है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज केवल आपको समझाने के लिए नीचे लिखा था। तो ये आपने 4 अंतर समझे। पहला अंतर है कि अभिक्रिया की आणविकता जो होगी, कभी मतलब अभिक्रिया की आणविकता पूर्ण संख्या होती है, कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। दूसरा, अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होगी कभी, कोटि शून्य भी हो सकती है। तीसरा कहता है आणविकता और कोटि समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। चौथे अंतर में परिभाषा लिख दी गई कि अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता, और कोटि क्या होती है, वेग व्यंजक में जो आपका अभिकारक अणु की सांद्रताएं होती है उनकी घातों के योग को ही हम कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 अंतर आसानी से आप समझ सकते हो। तो आशा करते हैं आज का जो टॉपिक था अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या, एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, कुछ भी अब आपको रटना नहीं है, आसानी से आप सीख चुके हो। तो एक बार कमेंट करके आज जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तैयार कर लेना, ठीक है। तो एक चीज जान लो, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे चेक जरूर करना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। केमिस्ट्री के बाद तीसरा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगत की, फिजिक्स का देखोगे तीसरा चैप्टर उसमें भी चल रहा है विद्युत धारा, मतलब बेहतरीन तैयारी चल रही, बाहरी किसी कोचिंग जरूरत नहीं, एक तरफ से सभी टॉपिक को पढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, और डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जल्दी से इसे नोट कर लो, मिलते हैं अगली क्लास पे।